Hello and welcome to Learning Chemistry with SK Verma. Dear friends, RPSC first grade stereochemistry कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन की हम लोग बात करने वाले हैं और इसमें साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर फॉर्म है उसको ड्रॉ कैसे करते हैं इसकी बात हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में साइक्लोहेक्सेन का जो कॉन्फॉर्मेशन एनालिसिस है उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके कॉन्फॉर्मेशंस क्या हैं, उनकी एनर्जी क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, सारे पॉइंट्स हम लोग लेने वाले हैं। तो शुरू करने के पहले मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं कि कौन जो साइक्लोहेक्सेन है वो प्लेनर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या नॉन प्लेनर में। तो इसका जवाब है कि साइक्लोहेक्सेन नॉन प्लेनर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके सारे जो कॉन्फॉर्मेशंस होते हैं वो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि साइक्लोहेक्सेन प्लेनर स्ट्रक्चर होगी तो इसमें बेयर की जो स्ट्रेन थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग एंगल स्ट्रेन काफी ज्यादा होगा, क्योंकि बेयर ने ये कह दिया कि कार्बन के अराउंड जो बॉन्ड एंगल है वो जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल है 109.5 उसके आसपास का होना चाहिए। यदि उससे बहुत ज्यादा डेविएशन है तो वहां पर एंगल स्ट्रेन आएगा। और यदि साइक्लोहेक्सेन की प्लेनर स्ट्रक्चर होगी तो वहां पर बॉन्ड एंगल 120 है, आपके सामने है, इसलिए काफी ज्यादा एंगल स्ट्रेन यहाँ पर रहेगा। और तो इसलिए साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, नॉन प्लेनर होती है ना। और उसमें जो साइक्लोहेक्सेन में जो बॉन्ड एंगल है वो 111 डिग्री के आसपास होता है, बॉन्ड टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल के आसपास होता है, इसलिए एंगल स्ट्रेन नहीं होता उसमें। और दूसरा जो स्ट्रेन है जो प्लेनर फॉर्म में आएगा वो आएगा टॉर्जनल स्ट्रेन, यानी कि जो सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उनके बीच में आपस में रिपल्शन होगा, इसको टॉर्जनल स्ट्रेन बोलते हैं। और ये टॉर्जनल स्ट्रेन होगा एक्लिप्स्ड हाइड्रोजन्स की वजह से। तो इसलिए भी साइक्लोहेक्सेन नॉन प्लेनर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, प्लेनर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू मिनिमाइज अबव रिपल्सन, ये जो रिपल्सन है इनको मिनिमाइज करने के लिए साइक्लोहेक्सेन अडोप्ट्स नॉन प्लेनर कॉन्फॉर्मेशंस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग साइक्लोहेक्सेन के जो कॉन्फॉर्मेशन है उनको समझने वाले हैं, उनकी स्टेबिलिटी, एनर्जी सबको समझने के लिए, उनकी स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको तीन तरह के जो स्ट्रेन है कॉन्फॉर्मेशंस में, तीन तरह के जो स्ट्रेन आते हैं जिससे इन स्ट्रेन्स के आने से एनर्जी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, स्ट्रेन यानी कि तनाव। तो ये जो स्ट्रेन है इनको पहले समझ लेते हैं। एंगल स्ट्रेन तो आप जान ही गए, बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग एंगल स्ट्रेन क्या है, जब जो टेट्राहेड्रल जो बॉन्ड एंगल है वो एक 109.28 डिग्री है, इससे जितना ज्यादा डेविएशन होगा, ज्यादा होगा तो भी एंगल स्ट्रेन होगा, कम होगा तो भी एंगल स्ट्रेन होगा। ठीक है, तो एंगल इतना ही होना चाहिए बॉन्ड एंगल, यदि इसके अलावा कोई बॉन्ड एंगल है तो वहां पर एंगल स्ट्रेन क्रिएट होगा। टॉर्जनल स्ट्रेन उसको बोलते हैं दो बॉन्ड जब एक्लिप्स पोजीशन में हो, यानी कि वो एक दूसरे के सिध में हो। ठीक है, तो उनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड से सिग्मा बॉन्ड के उनके बीच में जो रिपल्शन है उसको हम लोग टॉर्जनल स्ट्रेन बोलते हैं। ये रिपल्शन जितना ज्यादा आएगा स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। स्टेरिक स्ट्रेन यानी कि स्पेस में दो जो ग्रुप्स हैं वो आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं, जैसे ये दोनों हाइड्रोजन हैं, ये एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं, इनमें स्पेस कम हो जाए, है ना, और ये इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस हो, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिक स्ट्रेन। तो इस तरह से ये तीन तरह के स्ट्रेन है जिनकी हम लोग बार बार बात करने वाले हैं। इन तीनों के आने से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके। अब साइक्लोहेक्सेन के जो कॉन्फॉर्मेशन है उनको देखते हैं। साइक्लोहेक्सेन वैसे तो आप जानते हैं हर कंपाउंड के जो कॉन्फॉर्मेशंस हैं वो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होने से क्रिएट होते हैं और उनका नंबर इनफाइनाइट होता है ना। लेकिन हर कंपाउंड में हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फॉर्मेशंस को आइडेंटिफाई करके उस कंपाउंड की स्टडी करते हैं। जैसे उसमें ब्यूटेन में कुछ कॉन्फॉर्मेशंस हमने लिए हैं, इसी तरह से एथेन में स्टेगर्ड और एक्लिप्स लिया है, उसी तरह से साइक्लोहेक्सेन में ये चार कॉन्फॉर्मेशन है। आपका चेयर कॉन्फॉर्मेशन, हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन, ट्विस्ट बोट कॉन्फॉर्मेशन और एक बोट कॉन्फॉर्मेशन, ये चार इंपॉर्टेंट कॉन्फॉर्मेशन है जिनकी बात करने वाले हैं। इन चार में भी दो एक्सट्रीम सिचुएशन है आपकी, जैसे इथेन में हम लोग बात करते हैं स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन की और एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन की, वही सेम यहाँ पर हम लोग करेंगे। साइक्लोहेक्सेन में भी एक स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है जो आपका चेयर कॉन्फॉर्मेशन है, और एक एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन है जो आपका बोट कॉन्फॉर्मेशन है। तो इन दोनों की हम लोग विशेष रूप से बात करने वाले हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्फॉर्मेशन है साइक्लोहेक्सेन के, दोनों एक्सट्रीम सिचुएशन है, स्टेगर्ड और एक्लिप्स्ड। तो इन दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग काफी कुछ जानने वाले हैं। सबसे पहले
चेयर कॉन्फॉर्मेशन, चेयर कॉन्फॉर्मेशन मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन है चेयर कॉन्फॉर्मेशन। और स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसमें न तो एंगल स्ट्रेन होता है ना, आपको मैंने अभी भी बताया कि इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 111 डिग्री के आसपास होता है, तो ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल के पास वाली वैल्यू है, काफी क्लोज वैल्यू है, इसलिए इसमें एंगल स्ट्रेन बिल्कुल नहीं होता या न के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। टॉर्जनल स्ट्रेन इसमें नहीं होता, क्योंकि टॉर्जनल स्ट्रेन तब आता है जब बॉन्ड एक्लिप्स्ड हो, है ना, एक्लिप्स्ड यानी कि सेम प्लेन में हो। लेकिन यहाँ पर ये जो आपका चेयर कॉन्फॉर्मेशन है वो स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है। स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में जो सामने वाले कार्बन के जो बॉन्ड हैं, है ना, वो पीछे वाले कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं उनके बीच में आते हैं, है ना, यानी कि उनके बीच में कितना एंगल होता है, 60 डिग्री का एंगल होता है, वो एक सेम प्लेन में नहीं होते, इसलिए इनके बीच में कोई टॉर्जनल स्ट्रेन रिपल्सन क्रिएट नहीं होता है स्टेगर्ड में। ठीक है, और इसी तरह से स्टेरिक स्ट्रेन भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि स्टेरिक स्ट्रेन तब होता है जब ग्रुप्स के बीच में स्पेस कम हो, वो आपस में स्टेरिक हिंड्रेंस हो। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 60 डिग्री का एंगल है, स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है, तो स्टेरिक स्ट्रेन भी नहीं है। तीनों स्ट्रेन नहीं होने की वजह से ये जो स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है साइक्लोहेक्सेन का, कौन सा आपका चेयर कॉन्फॉर्मेशन, ये मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन है साइक्लोहेक्सेन का। जो कोई भी आप सैंपल लेंगे तो वो 99% 99 जो परसेंट सैंपल है वो आपके जो ये जो चेयर कॉन्फॉर्मेशन है इसी में पाया जाता है। यस, अब आप देख सकते हैं चेयर कॉन्फॉर्मेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये चेयर की तरह दिखता है। ये भाई साहब आराम से बैठे हैं चेयर के ऊपर, साइक्लोहेक्सेन रिंग के ऊपर। अब ये जो आपका जो साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर फॉर्म है ये है ना, इसको ड्रॉ करने की जो टेक्निक है वो हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। इसको इस स्टेगर्ड व्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए मैं आपको बता दूं। ये देखिए, देखने की साइड ये है, इस साइड से आप देखेंगे तो ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड के अलोंग देखेंगे, इस बॉन्ड के अलोंग देखेंगे आप, और इस बॉन्ड के अलोंग देखेंगे तो ये वाला जो CH2 ग्रुप है ये नीचे रहेगा, ये रहा आपका, और ये वाला जो CH2 ग्रुप है ये ऊपर चला जाएगा, ये रहा, और जितने भी CH बॉन्ड हैं वो स्टेगर्ड व्यू में रहेंगे। तो इस तरह से ये आपका स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन आप ये ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब हम लेते हैं बोट कॉन्फॉर्मेशन। बोट कॉन्फॉर्मेशन देखिए, साइक्लो है जो चेयर कॉन्फॉर्मेशन उससे तो कम स्टेबल होता ही होता है। क्यों होता है वो देख लेते हैं। एक तो इसमें अच्छा, स्ट्रेन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो एंगल स्ट्रेन तो इसमें भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल के आसपास के ही हैं, तो एंगल स्ट्रेन तो इसमें भी नहीं होता। लेकिन इसमें टॉर्जनल स्ट्रेन होता है और स्टेरिक स्ट्रेन भी होता है। ये दोनों स्ट्रेन इसमें होते हैं, टॉर्जनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन, इसलिए इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है और इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, अब बोट कॉन्फॉर्मेशन को बोट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बोट के जैसा दिखता है, और आप यहाँ पर देख रहे हैं इसकी बोट के जैसी स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर इसके जो कार्बन की नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब ये जो कार्बन 1 है और कार्बन 4 है ना, इनके जो हाइड्रोजन्स है वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं और इनके बीच में स्टेरिक स्ट्रेन क्रिएट होता है ना। तो ये जो स्टेरिक स्ट्रेन है इसी को हम लोग फ्लैगपोल इंटरेक्शन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों हाइड्रोजन्स को फ्लैगपोल हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे बोट में एक जो आपने देखा होगा जनरली एक कॉमन छोटा सा जो फ्लैग लगा होता है ना, ठीक है, फ्लैगपोल, तो उसको फ्लैगपोल बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर भी इन दोनों हाइड्रोजन्स को फ्लैगपोल हाइड्रोजन बोला गया है और इनके बीच में जो इंटरेक्शन है उसको फ्लैगपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। उसकी वो जो रिपल्शन होता है उसकी वजह से उसी को हम लोग स्टेरिक स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेरिक स्ट्रेन है। और यहाँ पर टॉर्जनल स्ट्रेन क्यों है उसका रीजन सुन लीजिए, क्योंकि जो बोट कॉन्फॉर्मेशन है वो एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन है। ये देखिए, एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन में आप जानते हैं सामने वाले कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं वो पीछे वाले कार्बन के बॉन्ड्स के सेम प्लेन में होते हैं, जिससे इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होती है और रिपल्सन बढ़ जाता है ना। इनके सिग्मा बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में रिपल्सन बढ़ जाता है। वो रिपल्सन बढ़ने की जो रिपल्सन होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? टॉर्जनल स्ट्रेन बोलते हैं। तो एक्लिप्स्ड फॉर्म होने की वजह से इसमें टॉर्जनल स्ट्रेन होता है। फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स के बीच में स्टेरिक स्ट्रेन होता है और एंगल स्ट्रेन इसमें होता नहीं है ना। जैसे चेयर में नहीं होता वैसे ही इसमें भी नहीं होता, क्योंकि जो आपका जो रीजन है हम लोग बात कर चुके हैं इसकी। अब इस बोट फॉर्म को इस तरह की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये देखिए, आपको ये जो C2C3 है इसके अलोंग देखना है, इधर आपको C5 C6 जो बॉन्ड है उसके अलोंग देखना है। तो आपका C1 ऊपर रहेगा
है ना। C1 ये देखिए, ये इनमें से एक C1 है, ये रहा। और इसी तरह से आपका जो C4 है वो भी आपको ऊपर दिखेगा, ये देखिए, ये आपका C4 है। और ये आपका C2 है, ये C3 है, और वो जो है आपका C5 है, और ये सामने वाला कार्बन ये C6 है। तो आपके आपके आपकी तरफ देखिए, आइज की तरफ C2 और C6 है ना। तो ये देखिए C2 और C6, तो इस तरह से इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पर सारे बॉन्ड एक्लिप्स्ड हैं, है ना। स्ट्रेन मैंने आपको बता दिया, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है। तो इसमें एंगल स्ट्रेन नहीं होता, टॉर्जनल स्ट्रेन होता है, स्टेरिक स्ट्रेन होता है। चलते हैं आगे। अब ये आपके सामने ट्विस्ट बोट कॉन्फॉर्मेशन है, और इसमें बेसिकली इसके बोट कॉन्फॉर्मेशन को हम थोड़ा सा ट्विस्ट यदि कर देंगे, ठीक है, तो वो ट्विस्ट बोट कॉन्फॉर्मेशन है। और ट्विस्ट बोट कॉन्फॉर्मेशन को इस तरह या इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो दो हैं। वो एक, नंबर 1 कि इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, मिरर प्लेन नहीं होता है, इसलिए कायरल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, ये बोट कॉन्फॉर्मेशन से ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही बोट कॉन्फॉर्मेशन को हम थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, तो ट्विस्ट बोट कॉन्फॉर्मेशन में जो आपका टॉर्जनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन जो बोट फॉर्म में था वो थोड़ा सा कम हो जाता है। साइक्लोहेक्सेन रिंग को रिलीफ मिल जाता है इन स्ट्रेन से, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। एंगल स्ट्रेन तो यहां भी नहीं होता, लेकिन टॉर्जनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन बोट से थोड़ा सा कम होता है, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब जो इसका लास्ट कॉन्फॉर्मेशन है, हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। ये सबसे कम स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन है। इसको ड्रॉ करने का तरीका आपके सामने है। ये लीस्ट स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी तरह के स्ट्रेन थे, आपका स्टेरिक स्ट्रेन है, आपका एंगल स्ट्रेन है, आपका टॉर्जनल स्ट्रेन है, वो सब इसमें होते हैं। इसलिए इसमें इसका एनर्जी कंटेंट काफी ज्यादा होता है, हाईएस्ट होता है, और स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है साइक्लोहेक्सेन के 4 जो कॉन्फॉर्मेशन हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। चेयर कॉन्फॉर्मेशन, ट्विस्ट बोट, बोट और हाफ चेयर जो सबसे कम स्टेबल है, सबसे ज्यादा चेयर स्टेबल है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां देख लीजिए, चेयर कॉन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसकी वजह से 99% ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सेन, आप साइक्लोहेक्सेन का कोई भी सैंपल लेंगे, उसका 99% किसमें एग्जिस्ट, किसमें मिलेगा आपको? चेयर कॉन्फॉर्मेशन में ही पाया जाता है। यस। तो अब हम लोग ये ट्रिक की हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं रिंग इन्वर्जन या फिर साइक्लोहेक्सेन में रिंग फ्लिपिंग, है ना। फ्लिपिंग का मतलब आप जानते हैं, किसी को पलट देना, है ना, उसको बोलते हैं फ्लिपिंग। ओके, तो साइक्लोहेक्सेन की ये फ्लिपिंग है। अब रिंग फ्लिपिंग बोलते किसको है? बेसिकली रूम टेम्परेचर पे साइक्लोहेक्सेन को इतनी एनर्जी, साइक्लोहेक्सेन रिंग को इतनी एनर्जी इजीली मिल जाती है, जिससे इसमें सिग्मा जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसमें रोटेशन हो जाए, है ना, यहां से रोटेशन हो जाए और यहां से रोटेशन हो जाए, जिससे ये एक जो चेयर कॉन्फॉर्मेशन है वो जो दूसरी चेयर कॉन्फॉर्मेशन जो इसकी मिरर इमेज है उसमें ये कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट होती है? रूम टेम्परेचर पे सफिशिएंट एनर्जी, जितनी एनर्जी चाहिए, कितनी एनर्जी, इनके बीच का जो एनर्जी बैरियर है वो है 43 किलोजूल पर मोल। इतनी एनर्जी रूम टेम्परेचर पे इजीली मिल जाती है, इसलिए एक जो साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म है वो जो दूसरी चेयर फॉर्म जो उसका मिरर इमेज है उसमें फास्ट इंटर कन्वर्ट होता रहता है। और इसको कन्वर्ट करने के लिए आप देखिए, ये जो कार्बन है इसको हम लोग लिफ्ट करेंगे, इसको यहाँ से उठाएंगे और पुल अप करेंगे, इसको हम लोग पुल डाउन करेंगे, इस कार्बन को नीचे की ओर लाएंगे, इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो ये देखिए, वो कार्बन अब ऊपर आ गया, ये कार्बन नीचे चला गया, वापस ये कार्बन ऊपर जाएगा और ये कार्बन नीचे आएगा, तो ये चेयर कॉन्फॉर्मेशन वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए रूम टेम्परेचर पे इन दोनों चेयर के बीच में इंटरकन्वर्जन चलता रहता है, और ये इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है, दोनों चेयर फॉर्म। इसी को हम लोग बोलते हैं रिंग फ्लिपिंग, ठीक है, एक चेयर फॉर्म का दूसरी चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होना रूम टेम्परेचर पे। अब ये रिंग फ्लिपिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहली बात जहां पर मैंने टिक किया है, रिंग फ्लिपिंग में जितने भी इक्वाटोरियल बॉन्ड्स होते हैं वो एक्सियल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो इक्वाटोरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। वापस सुन लीजिए, एक्सियल इक्वाटोरियल में कन्वर्ट, और इक्वाटोरियल एक्सियल में कन्वर्ट, ठीक है ना।
ओके, अब इसमें भी आपको एक ध्यान रखना है कि जो एक्सियल अप एक्सियल है, यानी कि जो एक्सियल ऊपर की ओर देख रहा था पॉइंटिंग अपवर्ड, वो इक्वाटोरियल में कन्वर्ट होगा तो वो इक्वाटोरियल भी पॉइंटिंग अपवर्ड होगा, अप इक्वाटोरियल होगा। इसी तरह से डाउन यदि एक्सियल बॉन्ड है तो वो इक्वाटोरियल में कन्वर्ट होगा तो वो इक्वाटोरियल भी डाउन ही होगा, यानी कि अप रिंग फ्लिपिंग के बाद भी अप ही रहेगा, डाउन रिंग फ्लिपिंग के बाद भी डाउन ही रहेगा, है ना। तो दूसरा इसमें एक और है कि जो एलिवेटेड कार्बन है वो डिप्रेस्ड कार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और डिप्रेस्ड कार्बन है वो एलिवेटेड कार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। जैसे ये आपके जो कार्बन है ये एलिवेटेड कार्बन है, और अब ये डिप्रेस्ड कार्बन में कन्वर्ट हो गए, ये देख लीजिए। ये कार्बन, ये वाले जो मैंने डार्क किए हैं ये वही कार्बन है। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इक्वाटोरियल एक्सियल में और एक्सियल इक्वाटोरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। इसके लिए आप इस डायग्राम की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर ये जो एक्स है वो ऊपर की साइड देखता हुआ आपका इक्वाटोरियल है ना, और कन्वर्ट होने के बाद ये देखिए इक्वाटोरियल ये अब एक्सियल में कन्वर्ट हो गया, और ये ऊपर की ओर देखता हुआ एक्सियल है, ठीक है। तो इसको आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बनाया हुआ है ये सारे एक्सियल बॉन्ड्स हैं, है ना, और ये अब इसमें देखिए इक्वाटोरियल में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ऑल इक्वाटोरियल कन्वर्टेड टू एक्सियल, है ना, अप एक्सियल अप इक्वाटोरियल में, डाउन एक्सियल डाउन इक्वाटोरियल में। ये है स्टेप्स ऑफ रिंग फ्लिपिंग। रिंग फ्लिपिंग के क्या स्टेप है, यानी कि एक चेयर कॉन्फॉर्मेशन दूसरी में कन्वर्ट होता है तो उसके बीच के जो स्टेप्स हैं वो हैं, वो सबसे पहले हाफ चेयर में कन्वर्ट होता है ना, हाफ चेयर, बाद में ट्विस्ट बोट में, ट्विस्ट बोट बोट में, बोट फिर वापस ट्विस्ट बोट में, फिर वापस हाफ चेयर और वापस चेयर में, ये स्टेप्स हैं, है ना। इनकी हम लोग और बात करने वाले हैं। रेट ऑफ रिंग फ्लिपिंग, रेट क्या है ये देखिए। अभी हमने बात की थी कि जो जो दो चेयर कॉन्फॉर्मेशन है उनके बीच में जो एनर्जी बैरियर है वो काफी लो है, रूम टेम्परेचर पे एनर्जी इतनी इजीली अवेलेबल हो जाती है 43 किलो जूल पर मोल। तो इसलिए ये जो इंटर कन्वर्जन है वो बहुत ही फास्ट है रूम टेम्परेचर पे, और ये इसका नंबर यहाँ पर ये देख सकते हैं 2 × 10⁵ पर सेकेंड, एक सेकेंड में 2 × 10⁵ नंबर ऑफ इंटर कन्वर्जन होते हैं 25 डिग्री पे। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते चले जाएंगे ये इंटर कन्वर्जन है वो स्लो होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये थी रेट ऑफ रिंग फ्लिपिंग। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि रिंग फ्लिपिंग के लिए एविडेंसेस क्या हैं। ये एविडेंसेस हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू लेने वाले हैं। रूम टेम्परेचर पे दोनों चेयर फॉर्म एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती है, एक्सियल इक्वाटोरियल और इक्वाटोरियल एक्सियल बॉन्ड्स में कन्वर्ट होते रहते हैं, इसलिए एनएमआर स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं तो एनएमआर में एवरेज सिग्नल आता है, क्योंकि एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर एक्सियल और इक्वाटोरियल हाइड्रोजन्स को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, इसलिए एवरेज सिग्नल देता है, एक ही सिग्नल देता है, और वो सिग्नल कितने पे आता है 140 ppm पे सिंगल सिग्नल आता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर डाउन करते हैं इंटर कन्वर्जन की रेट स्लो हो जाती है, और माइनस लगभग 80 डिग्री पे जो रिंग इन्वर्जन है, रिंग फ्लिपिंग है, वो ऑलमोस्ट रुक जाती है। उस सिचुएशन में एनएमआर जो स्पेक्ट्रोमीटर है वो इक्वाटोरियल और आपके जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं उनको सेपरेट आइडेंटिफाई करता है, इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करता है, इसलिए दो एनएमआर सिग्नल आपको मिलते हैं। तो ये जो रूम टेम्परेचर पे एक सिग्नल और -80 पर दो सिग्नल, ये बता रहा है कि रूम टेम्परेचर पे रिंग फ्लिपिंग हो रही थी, जिससे एनएमआर हाइड्रोजन्स को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था, उसको पता नहीं चल रहा था कौन सा एक्सियल है कौन सा इक्वाटोरियल है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे -80 डिग्री पर दो एनएमआर सिग्नल आते हैं, क्योंकि रिंग फ्लिपिंग ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाता है -80 डिग्री पे, ठीक है। यस, अब एनर्जी चेंजेस की बात कर लेते हैं। रिंग फ्लिपिंग में एनर्जी चेंजेस ये आपके सामने है। ये फिगर थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसे हमें छोटा करना पड़ेगा, देखते हैं हम इसे कर पाते हैं या नहीं, और यदि ये हो गया तो आपके लिए और मेरे लिए इजी होगा। यस, ये हो गया है। और ये ये एनर्जी चेंजेस है, और अब इन एनर्जी चेंजेस को हम लोग फटाफट बात कर लेते हैं। यस, ओके। तो आप देखिए यहाँ पर ये चेयर कॉन्फॉर्मेशन है। ये चेयर कॉन्फॉर्मेशन सबसे पहले किसमें, दूसरी जो चेयर कॉन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है उसके लिए ये इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं। ये पहले हाफ चेयर में कन्वर्ट होगा, है ना। यहाँ से आप ये जो कार्बन है इसको लिफ्ट करेंगे तो ये हाफ चेयर में कन्वर्ट हो जाएगा।
फिर उसको थोड़ा सा और लिफ्ट करेंगे तो ये ट्विस्ट बोट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर बोट कॉन्फॉर्मेशन में, फिर वापस अब जो ये जो सेकंड वाला कार्बन था इसको हम लोग नीचे लाएंगे तो ये वापस ट्विस्ट बोट में, और फिर हाफ चेयर में, और वापस चेयर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से एक चेयर फॉर्म दूसरी चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। एनर्जी गैप की बात कर लेते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेयर कॉन्फॉर्मेशन और ये जो ट्विस्ट बोट कॉन्फॉर्मेशन है इसके बीच का जो एनर्जी गैप है वो है 21 किलोजूल पर मोल। देख लीजिए, पहचान लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है, किसके बीच में? चेयर और ट्विस्ट बोट। अब चेयर और बोट कॉन्फॉर्मेशन के एनर्जी गैप की बात कर लेते हैं। ये यहाँ पर है और ये है 25 किलोजूल पर मोल, किसमें? चेयर और बोट कॉन्फॉर्मेशन। इसी तरह से चेयर कॉन्फॉर्मेशन और हाफ चेयर के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसकी बात कर लेते हैं, वो है 43 किलो जूल पर मोल। ये हाईएस्ट गैप है ना। और आपको दिख रहा होगा कि हाफ चेयर जो कॉन्फॉर्मेशन है वो एनर्जी कंटेंट सबसे ज्यादा है उसका, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। चेयर कॉन्फॉर्मेशन की एनर्जी सबसे कम है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो एनर्जी गैप भी आपने पहचान लिया। ये डिफरेंस है चेयर और हाफ चेयर के बीच में मैक्सिमम एनर्जी गैप होता है, ट्विस्ट बोट और बोट के बीच में मिनिमम एनर्जी डिफरेंस है। ये क्वेश्चंस भी कभी कभी आ जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन का जो कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस, उनकी स्टेबिलिटी, है ना, इनकी बात करने वाले हैं। आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।